भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे देश की, आप कह सकते हैं, हर धड़कन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। और इसी विशाल दस्तावेज में छिपा है एक अनुच्छेद नंबर 124, आर्टिकल 124। ये वो नंबर है जो भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उसकी पूरी कहानी कहता है। मतलब उसके जन्म से लेकर उसके काम करने के तरीके तक सब कुछ। जी। हमारे पास जो जानकारी है आज, वो इसी आर्टिकल 124 के इर्द गिर्द घूमती है। सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, कौन बैठता है वहां, और सबसे अहम, कैसे चुने जाते हैं वो लोग जो हमारे भाग्य के, कह सकते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज हम इसी जानकारी की गहराइयों में उतरेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि भारत की न्याय व्यवस्था की ये जो सबसे ऊंची मीनार है, ये खड़ी कैसे हुई, इसकी बनावट क्या है, और जजों की नियुक्ति का वो पूरा सिस्टम क्या है जिसे हम अक्सर सुनते हैं। सब कुछ आर्टिकल 124 के चश्मे से देखेंगे। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए, सवाल सीधा सा है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट आखिर काम कैसे करता है और ये बना क्यों? जवाब, जैसा हमने कहा, अनुच्छेद 124 में इंतजार कर रहा है। एकदम सही। और देखिए, अनुच्छेद 124 सिर्फ एक कानूनी नंबर नहीं है, ये भारत की न्यायिक स्वतंत्रता का कवच है, संविधान की सर्वोच्चता का प्रहरी भी। ये उस संस्था की बुनियाद है जिस पर हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ टिका हुआ है। इसकी कहानी वाकई में काफी दिलचस्प है। चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। अनुच्छेद 124 का पहला ही हिस्सा, क्लॉज 1, बहुत साफ शब्दों में कहता है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। सुनने में कितना सामान्य लगता है ना? हाँ, लगता तो सामान्य है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये एक लाइन, सोचिए, पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायिक संस्था तय कर देती है। अच्छा। इससे पहले क्या था, अलग अलग रियासतें थीं, प्रेसिडेंसीज थीं, सबकी अपनी व्यवस्थाएं, और फाइनल अपील कहाँ जाती थी? लंदन, प्रिवी काउंसिल के पास। हाँ, प्रिवी काउंसिल सुना है। इस एक वाक्य ने उस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। अब भारत के अंदर ही न्याय की एक सबसे ऊंची, एक एकीकृत मीनार खड़ी हो गई। ये निचली अदालतों के फैसलों पर आखिरी मोहर लगा सकती है, और सबसे बड़ी बात, संविधान का मतलब समझा सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है। संविधान का रक्षक। और फिर है क्लॉज 2। ये बताता है कि इस मीनार की बनावट कैसी होगी। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जी। और शुरू में यह भी कहा गया था कि साथ में 7 से ज्यादा दूसरे जज नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक पेंच था। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो जजों की संख्या कानून बनाकर बढ़ा सकती है। हाँ, बिल्कुल। और संसद ने इस अधिकार का इस्तेमाल भी किया है समय समय पर। देखिए, जब संविधान लागू हुआ तब CJI के अलावा सिर्फ 7 जज थे। सिर्फ 7? हाँ। फिर जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ा, देश की जरूरतें बदली, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 2019 में एक संशोधन हुआ। अच्छा। जिसके बाद ये संख्या CJI समेत कुल 34 तक पहुंच गई है। 34? ओके। और 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि फिलहाल CJI के अलावा 33 और न्यायाधीश नियुक्त हैं। मतलब लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रहा है कोर्ट। जी। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने भविष्य की जरूरतों का अंदाजा लगाया था और सिस्टम में एक लचीलापन रखा था। सही बात है, यानी कोर्ट का आकार जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन असली सवाल, इन महत्वपूर्ण पदों पर लोग आते कैसे हैं? यहीं पर अनुच्छेद 124(2) का वो हिस्सा आता है जो नियुक्ति की बात करता है, और यहीं से वो पूरी कहानी शुरू होती है जिसे हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। अक्सर विवादों में भी रहता है ये। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नियुक्ति का मुद्दा हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रहा है। संविधान क्या कहता है? वो कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट के ऐसे जजों से सलाह मशवरा करने के बाद, जिन्हें वो जरूरी समझे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की नियुक्ति के मामले में ये सलाह जरूरी है। पर ये सलाह मशवरा कैसे होगा, इसका असली मतलब क्या है, ये बात समय के साथ सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों से तय हुई है। अच्छा, तो ये कोलिजियम सिस्टम ये संविधान में लिखा नहीं है, ये कोर्ट के फैसलों से बना है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये सीधे तौर पर संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्हें जजेस केसेस कहा जाता है। जजेस केसेस, हाँ, सुना है इनके बारे में। हाँ, उन्हीं की देन है ये सिस्टम। इन फैसलों के जरिए असल में न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई। आज की स्थिति क्या है? कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI
और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज होते हैं। यानी कुल 5 जज। जी, यही 5 जजों का समूह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके तबादलों के लिए नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है। और फिर सरकार का क्या रोल रहता है, मतलब प्रक्रिया क्या है? ठीक। जानकारी कहती है कि कॉलेजियम सिफारिश करता है, फिर वो सरकार के पास जाती है, फिर। बिल्कुल, प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। कॉलेजियम पहले अपने स्तर पर काफी सोच विचार के बाद कुछ नाम चुनता है, फिर उन नामों की सिफारिश वो केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजता है। मंत्रालय फिर उन नामों की पृष्ठभूमि की जांच करवाता है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की रिपोर्ट ली जाती है। अच्छा, आईबी रिपोर्ट भी? हाँ, फिर मंत्रालय अपनी टिप्पणी के साथ पूरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भेजता है। पीएमओ से ये फाइल जाती है राष्ट्रपति के पास, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अंतिम नियुक्ति का आदेश जारी करते हैं। ओके। और इसके बाद जो नियुक्त जज होते हैं वो शपथ लेते हैं और अपना काम संभालते हैं। ये प्रक्रिया तो काफी लंबी और कई चरणों वाली लग रही है। इसका मकसद शायद यही है कि नियुक्ति में कोई गड़बड़ी न हो, निष्पक्षता बनी रहे। हाँ, इसका मूल उद्देश्य यही बताया जाता है कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका यानी सरकार का सीधा दखल कम से कम हो और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जैसा आपने कहा भी, इस सिस्टम पर पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद के आरोप भी लगते रहे हैं। उस पर हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया समझी, लेकिन क्या कोई भी वकील या जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है? जाहिर है कुछ योग्यताएं तय होंगी। अनुच्छेद 124 का क्लॉज 3 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कुछ सख्त योग्यताएं तय की गई हैं। पहली शर्त तो ये कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वो तो खैर है ही। हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा 3 में से कम एक शर्त पूरी करनी होती है। पहली, वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 1 से ज्यादा हाई कोर्ट में मिलाकर 5 साल। 5 साल जज, ठीक है। या फिर दूसरी शर्त, वो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या 1 से ज्यादा हाई कोर्ट में मिलाकर 10 साल। 10 साल वकालत। ओके। और तीसरी, जो थोड़ी अलग है, वो ये कि राष्ट्रपति की नजर में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता यानी एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, ये क्या मतलब हुआ? और ये शर्त थोड़ी अलग सी लगती है, क्या इसका कभी इस्तेमाल हुआ है? ये वाकई एक दिलचस्प प्रावधान है। संविधान बनाते समय शायद ये सोचा गया था कि कानून के किसी बहुत बड़े विद्वान को, जैसे कोई बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हो या कोई बड़ा कानूनी लेखक हो, उन्हें भी सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जा सके, भले ही उन्होंने कभी वकालत या जजी न की हो। अच्छा, मतलब एकेडमिक से भी? हाँ, लेकिन जानकारी यही बताती है कि आज तक, मतलब 70 साल से ज्यादा के इतिहास में, इस श्रेणी से किसी की भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं? कभी नहीं? जी नहीं। हमेशा जो नियुक्तियां हुई हैं वो या तो जज कोटे से हुई हैं या वकील कोटे से। तो ये प्रावधान एक तरह से मतलब किताबों में ही रह गया। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि व्यवहारिक रूप से अनुभव को, यानी कोर्ट में काम करने के अनुभव को, कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है। सही कहा आपने। इन योग्यताओं का मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठने वाले लोग कानून के गहरे जानकार हों, उनके पास लंबा अनुभव हो और न्यायिक मामलों को समझने की परिपक्वता हो। आखिर उनके फैसलों का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सही बात है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? जानकारी बताती है कि संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या नजरिया था इस पर? हाँ, संविधान सभा की बहसों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर बहुत गहराई से विचार विमर्श हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा था, सेंटिनल ऑन द क्वीवी। लोकतंत्र का प्रहरी, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब है कि कोर्ट को सरकार और संसद पर भी नजर रखनी थी, ऐसा? बिल्कुल, यही विचार था। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई। जुडिशियल रिव्यू? हाँ, इसका मतलब है कि कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार के आदेशों को भी जांच सकता है कि कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, और अगर है तो कोर्ट उन्हें रद्द कर सकता है। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ये सीधे तौर पर विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर एक अंकुश लगाता था। तो ये ब्रिटिश राज वाली व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। पहले तो शायद अपील लंदन जाती थी, जैसा आपने बताया। हाँ,
स्वतंत्रता से पहले भारत के मामलों में अपील की आखिरी अदालत लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति थी। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत की अपनी एक स्वतंत्र और शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायपालिका हो। अपनी भारत की। जी, इसीलिए अनुच्छेद 124 बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया। इसने प्रिवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये भारतीय न्यायपालिका के लिए एक तरह से पूर्ण आत्मनिर्भरता का क्षण था। वाह, ये तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आज के दौर में आते हैं। अनुच्छेद 124 आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा हमने बात की, 2024 तक 33 जज कार्यरत हैं और नियुक्तियां उसी कॉलेजियम प्रणाली से हो रही हैं। जी, हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनका पूरे देश पर असर हुआ है। निश्चित तौर पर। जानकारी में कुछ बड़े मामलों का जिक्र मिलता है, जैसे आधार कार्ड की संवैधानिकता का मामला था। हाँ, आधार वाला। जिसमें निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, को मौलिक अधिकार माना गया। ये एक मील का पत्थर फैसला था। बिल्कुल। इसी तरह अयोध्या का राम मंदिर विवाद सुलझाया गया। ये सब दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी संविधान की व्याख्या करने और समाज को दिशा देने में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। सब कुछ इतना सहज नहीं है। कुछ चुनौतियां और विवाद भी हैं जिनका जिक्र हमारी जानकारी में मिलता है। और शायद सबसे बड़ा मुद्दा तो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर ही है। वो कॉलेजियम बनाम NJAC वाला, ये क्या मामला था ठीक से? हाँ, NJAC ये हाल के वर्षों का सबसे बड़ा संवैधानिक टकराव कहा जा सकता है। देखिए, 2014 में क्या हुआ? संसद ने 99वां संविधान संशोधन पास किया, 99th अमेंडमेंट। ओके, और साथ ही एक नया कानून बनाया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, यानी NJAC एक्ट। NJAC एक्ट, ठीक है। इसका मकसद था कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके एक नया आयोग बनाना। इस आयोग में CJI और सुप्रीम कोर्ट की जज तो होते ही, साथ में कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होते। इन 2 लोगों को प्रधानमंत्री, CJI और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मिलकर चुनते। अच्छा, तो इसमें सरकार का रोल बढ़ जाता। इसका उद्देश्य क्या बताया गया था? तर्क ये दिया गया था कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी और ये ज्यादा लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि इसमें कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वो जो कॉलेजियम पर गोपनीयता और भाई भतीजावाद के आरोप लगते थे ना, हाँ, ये उसका जवाब माना जा रहा था। तो फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ? अगर इतना अच्छा था तो? यहीं पर टकराव हुआ। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 99वें संशोधन और NJAC एक्ट दोनों को ही असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। क्या मतलब संसद का बनाया कानून और संविधान संशोधन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया? जी हाँ, कोर्ट का मुख्य तर्क ये था कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सीधा दखल देता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर? और संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। कोर्ट ने माना कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की राय की प्रधानता होनी चाहिए, सरकार की नहीं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा टकराव रहा होगा सरकार और न्यायपालिका के बीच। हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच की एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील बहस है। दोनों पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। यह हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि जानकारी में इस महत्वपूर्ण विवाद का उल्लेख है और इसके क्या पहलू थे। और ये बहस ये आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वाकई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर शायद अलग से भी बात हो सकती है कभी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती का जिक्र है कोर्ट में लंबित मामलों का पहाड़। आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। बताया गया है कि 5.5 लाख से ज्यादा मामले अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी हाँ, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत पुरानी और बहुत गंभीर समस्या है। इसे जुडिशल बैकलॉग कहते हैं। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। हाई कोर्ट और निचली अदालतों में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जहां करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं। करोड़ों? जी। और इसका सीधा मतलब क्या है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। 5 लाख मामले सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब है कि लोगों को अपने केस के अंतिम फैसले के लिए सालों,
शायद दशकों इंतजार करना पड़ता होगा। हम्म। इसके समाधान के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है? जानकारी में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS का जिक्र है। हाँ, AIJS का विचार भी काफी पुराना है। संविधान सभा के समय से ही इस पर बात होती रही है। प्रस्ताव ये है कि जैसे IS IPS के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होती है और अधिकारियों की भर्ती होती है, UPSC की तरह। हाँ बिल्कुल, वैसे ही निचली अदालतों के जजों की मतलब जिला जज स्तर तक उनकी भर्ती भी एक केंद्रीय परीक्षा के जरिए की जाए, पूरे देश के लिए एक साथ। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, क्या उम्मीद है इससे? इसके जो समर्थक हैं उनका मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी, पूरे देश से बेहतर और योग्य उम्मीदवार मिलेंगे, जजों के जो खाली पद है वो जल्दी भरेंगे और शायद जजों पर काम का बोझ कुछ कम होगा, जिससे लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इस प्रस्ताव पर भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है आज तक। कई राज्य सरकारें और हाईकोर्ट इसे अपनी शक्तियों में दखल मानते हैं और इसके विरोध में है। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक लटका हुआ है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 124 ने जिस शक्तिशाली संस्था की नींव रखी, वो आज भी लगातार विकसित हो रही है, नई चुनौतियों का सामना कर रही है और अपनी भूमिका को शायद नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, एक निचोड़ निकालें, तो अनुच्छेद 124 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इमारत की ईंटें और गारा ही नहीं है, नहीं, बल्कि ये भारत की न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा की गारंटी भी है। ये वो आधार है जिस पर संविधान का संरक्षक खड़ा है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ संरक्षक नहीं बल्कि भारत में कानून का अंतिम व्याख्याता है और न्याय का सर्वोच्च मंदिर भी, जहां संविधान से जुड़े सबसे पेचीदा सवाल सुलझाए जाते हैं, जहां नागरिकों के अधिकारों की अंतिम लड़ाई लड़ी जाती है। अनुच्छेद 124 इस पूरी भव्य संरचना की आप कह सकते हैं कुंजी है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में उठता है, जो हमारी जानकारी में उभरे मुद्दों से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, एक तरफ हम नियुक्ति प्रक्रिया पर कॉलेजियम और NJAC की वो बहस देखते हैं, जहां न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता या जवाबदेही के बीच एक महीन संतुलन साधने की चुनौती है। दूसरी तरफ वो लाखों लंबित मामले हैं जो न्याय तक आम आदमी की पहुंच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जी बिल्कुल। इन दोनों बड़ी तस्वीरों को अगर एक साथ देखें तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि भविष्य में हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसे और ज्यादा प्रभावी, कुशल और आम लोगों के लिए सुलभ कैसे बना सकते हैं। ये शायद वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना लगातार जारी रहेगा। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर विचार विमर्श बहुत जरूरी है।